सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप काबुल में थे और उस वक़्त ये जो कुछ था तो मैंने देखा कि ये इस्लामाबाद के लिए भी सरप्राइज़ था, किसी हद तक वाशिंगटन के लिए भी सरप्राइज़ था और पड़ोसी ममालिक के लिए भी सरप्राइज़ था। जिस तरीके से तालिबान आए और जिस तरीके से अफ़गान नेशनल आर्मी मेल्ट हो गई और जिस तरह अशरफ गनी साहब दरमियान से चले गए, पहले डटे हुए थे एक उस पहले तक, तो इस पूरे अमल का आमिल आप क्या चीज़ समझते हैं? साफ़ी साहब, जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस मामले की तरफ इशारा कर रहे हैं, उस वक्त हम अफ़गान पीस प्रोसेस में बिज़ी थे। दोहा में सेशन पे सेशन हो रहे थे और लास्ट सेशन जो मैंने और हमारे पाकिस्तान के जो स्पेशल एनवॉय हैं एम्बेसडर सादिक साहब, हमने इकट्ठे अफ़गानिस्तान के डेलीगेशंस के साथ, तालिबान के डेलीगेशंस के साथ दोहा में अटेंड किया था 11, 12, 13 अगस्त को। और जब हम वहाँ से वापस आए तो उस वक्त तक आप यकीन जानिए प्रोविंसेस बड़ी तेज़ी से फॉल हो रहे थे और डिस्ट्रिक्ट्स बड़ी तेज़ी से फॉल हो रहे थे, लेकिन कुछ हकीकत पसंदाना तौर पर किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि 2 दिन में काबुल पे अफ़गान तालिबान का कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल में कि इस पे दुनिया ने जो वहाँ पे दुनिया जो स्टडी कर रही थी जिस लेंस से अफ़गानिस्तान को, उसमें कुछ खामी थी, उसमें कुछ कमी थी। जो बुनियादी रियलिटीज़ थी वो मख्फी थी दुनिया की नज़रों से, और वो थी कि अफ़गानिस्तान में एक मेरा ख़्याल है फ़ॉरेन प्रेजेंस जो है, फ़ॉरेन जो 4 डेकेड से वहाँ का इशू रहा है, उसके अगेंस्ट एक सेंटिमेंट था और अफ़गान्स जो बुनियादी तौर पर चाहते थे कि जंग का खात्मा हो। लेकिन अब अशरफ गनी भी सब कुछ के लिए अमेरिका और ज़ल्मे खलीज़ात को ब्लेम कर रहे हैं, हामिद करज़ई भी उनको ब्लेम करते हैं, तो उसकी वजह से एक तासुर ये बना है कि शायद अमरीकियों ने जानबूझकर अपनी जान खलासी के लिए ये सब कुछ किया और तालिबान की आमद का रास्ता हमवार किया। नहीं, मैं ये तो नहीं कह समझता, क्योंकि देखें एक पीस प्रोसेस चल रहा था जिसमें अमरीकी भी पार्ट थे, जिसमें एक्सटेंडेड ट्रोइका या ट्रोइका प्लस में पाकिस्तान और चाइना, रशिया और अमेरिका सारे पार्ट थे। उसमें अफ़गानिस्तान की हुकूमत और अशरफ गनी, फॉर्मर प्रेसिडेंट अशरफ गनी की अपनी बनाई हुई नेगोशिएशन टीम मौजूद थी और उसमें तालिबान की भी टीम मौजूद थी। तो उसमें जो बुनियादी मकसद था उस सारे प्रोसेस का, उसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो किस तरह फॉरेन फोर्सेस का इनखला हो अफ़गानिस्तान से, और अमेरिका का ये डिसीजन फाइनल हो चुका था कि वो अफ़गानिस्तान से निकलना चाहते थे। प्रेसिडेंट ट्रंप के न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ने इस डिसीजन को किया था, बल्कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको मेंटेन किया। दूसरा जो एलिमेंट था इंट्रा अफ़गान नेगोशिएशंस वाला, उधर मेरा ख्याल है कि अफ़गान धड़ों में, अफ़गान पार्टीज़ में, मैं इसी नुक्ते पे आना चाह रहा था कि देखिए ये तो कॉमन सेंस की बात थी। हम जैसे तालिब इल्म भी चीखते रहे कि खुदा के बंदो, अमेरिका और तालिबान की डील से पहले इंट्रा अफ़गान डील करा दो, लेकिन उसको किए बगैर अमरीकी और उसके इत्तेहादी निकल गए। तो ये जो इंट्रा अफ़गान डील के बगैर ये सब कुछ हुआ, अमरीकी निकल गए, तो इंट्रा अफ़गान डील ना होने के लिए आप किसको ज़्यादा मोरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं? मेरा ख्याल है इंट्रा अफ़गान डील एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को बहुत गहरी नज़र रखते हैं, आप जानते हैं, आपका मुशाहिदा है, आप वहाँ के लीडरों से भी हर पार्टी के हर तबके के लीडरों से आप इन टच रहे हैं। जब सोवियत यूनियन 1970 से अफ़गानिस्तान में इंट्रा अफ़गान एक पावर शेयरिंग या पॉलिटिकल फ्रेमवर्क का फुकदान रहा है, जब सोवियत यूनियन के इनखला के बाद भी इंट्रा अफ़गान डील नहीं हो सकी थी, और इसलिए हमने 90s में देखा जब यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो ने इंटरवीन किया अफ़गानिस्तान में 2001 में, उसके बाद भी इंट्रा अफ़गान पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं हो सकी, जो कि हो जानी चाहिए थी, दुनिया की एक्सपेक्टेशन थी, तवक्को थी। तो 15 अगस्त 2021 को जब अफ़गान तालिबान ने कंट्रोल संभाला, उस वक्त भी यही अमर माने आया कि जो इंट्रा अफ़गान पॉलिटिकल सेटलमेंट की राह में जो अंदरूनी रुकावटें हैं, मेरा ख्याल है जो कंसेंसस नहीं बन सका किसी ट्रांजिशनल फ्रेमवर्क के ऊपर। और उस वक्त आपको याद होगा कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान की सियासी क़यादत की बड़ा इंटरेक्शन हुआ उस आखिरी साल में अशरफ गनी की हुकूमत से, और हमारा ये बहुत ज़ोर था इस बात पे कि किसी किस्म के ट्रांजिशनल फ्रेमवर्क
के ऊपर एग्री करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह वो 1989-88 के बाद नहीं हो सका था, अब भी नहीं हो सका। लेकिन अब एक फ़र्क ये है कि दुनिया ये कह रही है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट सोल्यूशन नहीं है अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान में ख़ुद भी ये अफ़गानिस्तान के अपने लीडर भी कह रहे हैं, जो डॉक्टर अब्दुल्ला से भी मेरी मुलाकात हुई आने से पहले, फॉर्मर प्रेसिडेंट हामिद करज़ई से भी, वो सब ये गुलबद्दीन हिकमत यार साहब से भी, वो सब ये मानते हैं कि मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ नहीं जाया जा सकता और अब यहाँ से पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए ही एक देरपा स्टेबिलिटी को। लेकिन शुरू में तालिबान ने कुछ इस तरह इशारे दिए, जिस तरह उन्होंने मुखालिफिन के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया जी। कुछ सोशल हवालों से भी, मसलन उन्होंने मीडिया को बैन नहीं किया, क्रिकेट टीम को बैन नहीं किया, तो ये तासुर था कि शायद वो बदल गए हैं। अब दुनिया का डिमांड ये है इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए, और इंक्लूसिव मीन्स के उसमें वो साबिका हुकूमत के लोग, अब्दुल्ला, करज़ई और इस तरह के लोगों को भी शामिल कर दे। लेकिन तालिबान का जो रवैया है, उसे लगता है कि वो अपनी इस हुकूमत ही को इंक्लूसिव समझते हैं। आपको नियर फ्यूचर में इसका कोई इम्कान नज़र आता है कि तालिबान अपने उन सियासी मुखालिफिन के साथ बैठ के कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाल लेंगे? देखिए साफ़ी साहब, इंक्लूसिव हुकूमत अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है, अफ़गानिस्तान की नीड है। लेकिन उस इंक्लूसिविटी को तालिबान अपनी तर्ज पे डिफ़ाइन करते हैं। वो इस हुकूमत को कहते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ उज़्बक, ताजिक, हज़ारा लीडर्स को शामिल किया हुआ है, गो कि वो तालिबान के से ही ताल्लुक़ रखते हैं। जो पॉलिटिकल अपोजिशन है उसकी डिमांड है कि जो साबका हुकूमत के जो मेन साबका सियासी निज़ाम में जो मेन फिगर्स थे उनको, या मेन पार्टीज़ थी, उनको शामिल किया जाए। मेरा ख़्याल है कि ये इंक्लूसिव हुकूमत या इंक्लूसिव पॉलिटिकल फ्रेमवर्क का जो क़याम है, उस पर अफ़गान्स को ही एक काम करना पड़ेगा जब तक वो इस कंसेंसस को नहीं इवॉल्व करेंगे, जो कि एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता था अफ़गानिस्तान में 1950s, 60s और 70s में, जो कि शटर हुआ बाद में सोवियत यूनियन की मिलिट्री इंटरवेंशन की वजह से। अब एक नए इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंचने के लिए अफ़गान्स को खुद इस इशू को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि वो किस किस्म की इंक्लूसिविटी के ऊपर एक कंसेंसस डेवलप होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। लेकिन इंक्लूसिविटी के बग़ैर, या जिसमें कि तमाम तबका हाई फ़िक्र शामिल हों, देर पा स्टेबिलिटी मुश्किल नज़र आती है। लेकिन उनके लिए तालिबान के यहाँ कोई ख्वाहिश नज़र आती है? देखिए, तालिबान ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जैसे आपने बताया, मेयर्स तो लिए कुछ, और उन्होंने डायलॉग पे भी वो ओपन है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी इशूज़ के ऊपर डायलॉग कर रहे हैं, और उनकी जो एंगेजमेंट है, जो उसमें जो आगे बढ़ने में, रिकग्निशन की तरफ जाने में जो रुकावटें आ रही हैं, उनमें एक इम्पॉर्टेंट इशू इंक्लूसिविटी है, दूसरा ह्यूमन राइट्स है, और तीसरा टेररिज्म या काउंटर टेररिज्म है। तो इन इश्यूज़ को, ये जो 3 एजेंडा आइटम्स हैं, इनको किसी न किसी फॉर्म में हल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस एंगल से भी आप तीनों एजेंडा इश्यूज़ को देखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे अफ़गानिस्तान के नुक्ता नज़र से देखें, अफ़गानिस्तान के तमाम सियासी तबकों के नुक्ता नज़र से, या आप नेबर्स के नुक्ता नज़र से देखें, रीजन के नुक्ता नज़र से देखें, या इंटरनेशनल ग्लोबल पावर्स के नुक्ता नज़र से देखें। अच्छा, जो इंटरनेशनल ग्लोबल पावर्स हैं, अमेरिकन हैं, उनके डिमांड्स को मीट करना तो दूर की बात है। आपको कोई इम्कान नज़र आता है नियर फ्यूचर में कि तालिबान अपने आप को वेस्ट के और ये रीजनल कंट्रीज़ के पैमानों पे पूरा उतार दे और उनकी रिकग्निशन हो सके? एक मेरा अपना ज़ाती ऑब्जर्वेशन ये है कि अभी तक जो 1 साल या 1.5 साल गुजरा है, वो देखें, अफ़गान तालिबान ने एक इंसर्जेंसी से उठ के एक गवर्नमेंट संभाली, तो उनको टाइम लगा है अपनी पावर कंसोलिडेट करने में, पॉलिटिकल पावर कंसोलिडेट करने में, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर, इदारों के ऊपर। अब जो है, जब वो कंसोलिडेट कर चुके हैं और एक हद तक अमन व अमान भी अच्छा इस्टेब्लिश कर चुके हैं, तो मेरा ख़्याल है कि अगर देर पा स्टेबिलिटी की तरफ वो एक अपना विजन डेवलप करें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि वो स्टेप्स में किस तरह एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए इंक्लूसिविटी की तरफ। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है अब आगे कि उनको रिकग्नाइज़ किया जाए। अब जब रिकग्नाइज़ नहीं होते, तो क्या इकनॉमिकली वो सर्वाइव कर जाएंगे? और इस वक्त तालिबान इकनॉमिकली कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? देखिए, 2021 में जब ये चेंज ओवर हुआ था, तो बहुत से लोगों का, बहुत से नुक्ता हाई फ़िक्र का ये ख्याल था कि तालिबान कुछ महीनों से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेंगे।
लेकिन तालिबान ने उस सारी ट्रांजिशन को किया, एवैक्यूएशन प्रोसेस से गुजरे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी बाहर से आती रही, नेबर्स के साथ भी एंगेजमेंट रही, ट्रेड, ट्रांजिट, कनेक्टिविटी, और जो अफ़गानिस्तान के ऊपर इक़्तिसादी जो पाबंदियाँ हैं और उनके जो ज़ख़ायर जो हैं फ्रोज़न हैं, उसके बावजूद बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके बावजूद उन्होंने एक डोमेस्टिक इकोनॉमी इस हद तक इस्टेब्लिश कर ली है जिसमें से वो अपने सिविल सर्वेंट्स की तनख्वाहें दे रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की तनख्वाहें दे रहे हैं, अपना निज़ाम चला रहे हैं। तो उन्होंने ये मॉडल तो इस्टेब्लिश मेरे ख़्याल में कर दिया है कि वो बहुत कम रिसोर्सेज में जो पिछली हुकूमतों को मिल रहा था उसमें अफ़गानिस्तान का निज़ाम चला सकते हैं। कहाँ से जनरेट करते हैं मनी को? ये रीजनल ट्रेड में कस्टम्स हैं, फिर प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह हैं और मुख्तलिफ टैक्सेस जो मुख्तलिफ मद में इकट्ठे किए जाते हैं। तो इससे उन्होंने इस साल $2.5 बिलियन का, तकरीबन $2 से $2.5 बिलियन का बजट आउटले भी रखा हुआ है जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मार्च में शायद शुरू हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने ये तो शो किया है, लेकिन ऑफ कोर्स डेवलपमेंट वर्क या प्रोविजन ऑफ सारी पब्लिक डिलीवरी सर्विसेज जिस तरह से कि एक आबादी मांगती है, एक पॉपुलेशन मांगती है, वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो इस हद तक प्रेशर से निकल गए हैं जहाँ पे उनको इकोनॉमी के ऊपर प्रेशराइज़ किया जा सके किसी ख़ास पॉलिटिकल स्टेप के लिए। लेकिन चूँकि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एक रिलेशंस नॉर्मलाइज होना बहुत ज़रूरी है अफ़गानिस्तान की इस हुकूमत के लिए, अफ़गानिस्तान की रियासत के लिए, उस कंपल्शन के तहत मेरा ख्याल है जो उनका डायलॉग यूएस के साथ चल रहा है या जो दीगर रीजनल ममालिक के साथ, नेबर्स के साथ भी जो उनका प्रोसेस चल रहा है, उसमें मेरा ख्याल ये बहुत इम्पोर्टेंट फोकस है कि इन इश्यूज़ के ऊपर यूएस के साथ उनके चैनल्स ओपन हैं। यूएस के साथ उनके चैनल्स ओपन हैं, दोहा में उनके मुज़ाकरात होते रहते हैं और फिर उनके जो स्पेशल अनवाए हैं टॉम वेस्ट, उनके साथ मुख्तलिफ़ मकामात पर मीटिंग्स होती हैं। अभी जब पिछले दिनों ताशकंद में एक मीटिंग्स थी तो वो वहाँ पे टॉम वेस्ट भी आए थे, दूसरे यूरोपियन स्पेशल एनवॉयज़ वगैरह भी आए थे, हमारे भी पाकिस्तान ने भी शिरकत की थी, एम्बेसडर सादिक ने उसमें शिरकत की थी। तो वो उनकी मुलाकातें हैं और ये जो फेडरल ट्रेजरी, यूएस की फेडरल ट्रेजरी और अफ़गानिस्तान का जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस उन पे कुछ अरसे के लिए आर्जी पाबंदी ख़त्म की गई थी, अब तो वो मुद्दत पूरी हो गई और जब उनकी क़यादत अब बाहर ट्रैवल नहीं कर सकेगी तो उससे उनकी मुश्किलात नहीं बढ़ेंगी। और इसकी तरफ इशारा नहीं है कि अमेरिका और उनके मामलात ख़राब हैं। मेरा ख्याल है कि वो उसकी वजह एजुकेशन का इशू था, एजुकेशन के ऊपर, जो गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर अफ़गानिस्तान की हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ बरकरार रहीं और एक क्लियर स्टेटमेंट नहीं आई या क्लियर इंडिकेशन नहीं आई कि किस डेट से वो तमाम गर्ल्स के लिए एजुकेशन खोल देंगे। तो उसके रिएक्शन में नेचुरली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स और यूएन में जनरली यूएन मेंबर कंट्रीज़ का सेंटिमेंट ये था कि इन चीज़ों पे अफ़गान क़यादत पे प्रेशर डालने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि उसमें उनके ट्रैवल की, इन जो अफ़गान तालिबान के लीडर्स हैं, अफ़गान इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान के जो लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, रेलिवेंट मिनिस्टर्स हैं, उनके सफ़र की गुंजाइश मौजूद है। प्रायर इंटीमेशन या परमिशन के ज़रिए वो सफ़र करना पड़ता है, लेकिन उनके सफ़र की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन उस तरह से ब्लैंकेट 1 साल की या एक पीरियड की अप्रूवल नहीं हुई या उसमें से कुछ लिमिटेड लोगों की अप्रूवल हुई है। तो वो डेफिनेटली प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, यूएन की तरफ से है। लेकिन अच्छा, हमें डबल इशारे मिलते हैं। मसलन एमन ज़वाहिरी पे जो ड्रोन अटैक हुआ उससे लगता है कि जी अफ़गान तालिबान और उनके ताल्लुकात बहुत ख़राब है। दूसरी तरफ पहले अफ़गान तालिबान के लीडर सामने नहीं आ रहे थे, इंटीरियर डिफेंस मिनिस्टर, फिर उनके ड्रोन की मौजूदगी के हुए वो बाहर आ गए। तो एक्चुअल रिलेशंस आपने क्या महसूस किया है, अमेरिकन और तालिबान के कैसे हैं? मेरा ख्याल है कि उनके रिलेशंस तो मौजूद हैं। जिस तरह आपने बताया कि अभी उनको अभी आज उनकी एक प्रिजनर एक्सचेंज हुई है, फिर वो मुख्तलिफ जो टेररिज्म के इशूज़ के ऊपर भी वो एक दूसरे के साथ एंगेज्ड हैं और उस किस्म का माहौल मौजूद नहीं है जो आज से पिछले 2 डेकेड्स में रहा, जिसमें अमेरिका की तरफ से अफ़गान तालिबान के लीडर्स टारगेट होते रहे या अफ़गान तालिबान की तरफ से यूएस फोर्सेस या उस ज़माने की हुकूमत की फोर्सेस को टारगेट किया जाता रहा। तो एक कॉन्फिडेंस मौजूद है कि
दोनों साइडों ने बातचीत के ज़रिए मामलात को आगे लेके जाना है, और ठीक। ये बातचीत इशू टू इशू बेस्ड है। तो ठीक। अगर ये चीज़ें किसी भी स्टेज पे मरहलावार तरीके से एड्रेस होती हैं तो इनमें फर्दर प्रोग्रेस की भी गुंजाइश मौजूद है।